Assalamu alaikum students. My name is फैजान सिद्दीकी. I am your chemistry teacher. I hope बच्चों आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। बच्चों आज का जो हमारा यहाँ पे लेक्चर है उसमें जो केमिकल एनर्जेटिक्स का चैप्टर था उस चैप्टर को हम यहाँ पे आज क्लोज करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 जो हुआ था उसमें जो क्लोजिंग टॉपिक डिस्कस किया था हमने, वो टॉपिक हमारा था एक तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एक लॉ पूरा पढ़ाया था और उसके बाद फिर वहां पे एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था हीट ऑफ फॉर्मेशन का। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर जो हम आज न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम कोशिश करेंगे ऐसी टेक्निक से करें जो सिंपल भी हो और बुक के तरीकों से मैच भी करती हो। तो हम इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो चले बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तरीकेकार आप सब लोग समझ लें किस तरह से होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी तरीके से दिए जाएंगे जैसा ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि आपको एक इक्वेशन ऐसी दी जा रही होगी कि जिसमें आपको डेल्टा एच जो है वो यहां पे फाइंड करना होगा और बाकी तीन इक्वेशंस ऐसी दी जाएंगी जिसमें तीन इक्वेशन या समटाइम्स दो इक्वेशंस ऐसी दी जाएंगी जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो आपने करना यह है कि जिन इक्वेशंस में डेल्टा एच की वैल्यूज गिवन है उनकी हेल्प से आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें डेल्टा एच एफ फाइंड करना है तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू आपने निकालनी है। सही है। अब ये काम किस तरीके से होगा उस तरीके को आप यहां पे समझ लें। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, देखिए क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएगा, इसका कोई आपने डेटा वगैरह नहीं बनाना है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा करना क्या है, जो पहली इक्वेशन है जिसमें डेल्टा एच फाइंड करना है ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बाकी तीन जो इक्वेशन है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यूज गिवन है ये आपकी यहां पे गिवन इक्वेशंस है। सही हो गया। अच्छा अब क्या करना है आपने कि आपने इन गिवन इक्वेशन की हेल्प से यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है। जब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली डेल्टा एच की वैल्यू भी यहां से आपको मिल जाएगी। अब ये काम किस तरह से होगा जरा समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले सॉल्व करता हूं। जब भी आप किसी इक्वेशन को ट्रीट करेंगे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपने ये देखना होगा हमेशा कि जो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं उस इक्वेशन में और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें कोई कॉमन वेरिएबल है या नहीं है। जैसे हम इक्वेशन 2 को ट्रीट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 जो कि रिक्वायर्ड है इनमें कोई वेरिएबल कॉमन है या नहीं है। तो अगर आप चेक करें तो इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 1 में जो कॉमन वेरिएबल आपके पास आ रहा है वो कॉमन वेरिएबल आपके पास आ रहा है कार्बन। ऐसा ही है। अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसको आपने एडजस्ट करना है कोफिशिएंट के लिहाज से, इसको आपने एडजस्ट करना है वहां पे साइड के लिहाज से। अब ये किस तरीके से होगा इसको आप यहां पे समझें। कार्बन कॉमन है, कोफिशिएंट के लिहाज से एडजस्ट करना है तो उसका तरीका यह होगा कि इक्वेशन 2 में कार्बन का कोफिशिएंट 1 है और रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन का कोफिशिएंट 3 है। तो आपने कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो कोफिशिएंट को बराबर करने का मतलब यहां पर यह होगा कि आप इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। जब आप इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनका कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपस में मैच हो जाएगा। सही हो गया। उसके अलावा आपने इसको एडजस्ट करना है साइड के लिहाज से। अच्छा साइड के लिहाज से आप कैसे एडजस्ट करेंगे, साइड के लिहाज से आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि आपने ये देखना है कि जो कॉमन वेरिएबल था वो एरो की सेम साइड पर आ रहा है या ऑपोजिट साइड पर आ रहा है, आपने ये देखना है। अब यहां पे जैसे कॉमन वेरिएबल कॉमन था और वो एरो की सेम साइड पर है, यानी पहली इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है और दूसरी इक्वेशन पे भी एरो की लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए जब साइड सेम होगी तो साइड की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हुई हुई है, एडजस्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जस्ट आपने इसका यहां पे कोफिशिएंट एडजस्ट करना है। तो अब ये काम कैसे होगा जरा देख लें कि भाई इक्वेशन 2 को हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो रिएक्टेंट है वो भी
जो प्रोडक्ट है वो भी, जो कोफिशिएंट है वो भी, सब कुछ जो है वो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में, तो ये आ गया 3 कार्बन। ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 3O2। राइट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3CO2। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेल्टा H है -394। तो ये जो डेल्टा H आ रहा है -394, आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो अगर मैं 394 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये यहां पर आ जाएगा 1182 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो आपके पास एडजस्ट हो गया। ये आपने अभी इक्वेशन नंबर 2 को एडजस्ट किया। अब उसके बाद बारी है इक्वेशन नंबर 3 को एडजस्ट करने की। इक्वेशन 3 को एडजस्ट करने का वही तरीका होगा। आप ये देखेंगे कि इक्वेशन 3 में और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, आप ये देखेंगे। तो अगर आप इक्वेशन 3 में और रिक्वायर्ड इक्वेशन में ऑब्जर्व करें तो आपको कॉमन वेरिएबल कौन मिलेगा। यहां पर अगर आप सही से ऑब्जर्व करें इक्वेशन 3 में और रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो आपको यहां पे जो कॉमन वेरिएबल मिलेगा वो यहां पे हाइड्रोजन मिलेगा। दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन कॉमन है। अब आप इसको एडजस्ट करेंगे कोफिशिएंट के लिहाज से, आप इसको एडजस्ट करेंगे साइड के लिहाज से। कोफिशिएंट के लिहाज से देखें तो इक्वेशन 3 में हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, रिक्वायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 4 है। तो इक्वेशन 3 में जो कोफिशिएंट है उसको रिक्वायर्ड के बराबर लाना है। तो रिक्वायर्ड के बराबर लाने के लिए आपने क्या किया, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये काम हम यहां पे करेंगे। अच्छा, उसके अलावा और क्या करेंगे, उसके अलावा एक काम हम यहां पे ये करेंगे कि साइड की एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप हाइड्रोजन को एरो के लिहाज से देखें, जो इक्वेशन 1 है उसमें भी ये एरो की लेफ्ट पर है, और जो इक्वेशन 3 है उसमें भी ये एरो की लेफ्ट पर है। तो हाइड्रोजन जो है वो अभी अगेन एरो की सेम साइड पर आ रहा है। जब सेम साइड पर आ रहा है तो साइड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इक्वेशन 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह हो जाएगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/4। इक्वेशन 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट भी मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई होगी, और उसके अलावा जो है डेल्टा एच की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए इक्वेशन 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहां पर हो गया क्या, 4H2। ठीक है, प्लस जब इस जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लायर वाला 4 डिवाइड वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे क्या रह जाएगा, 2O2। समझ में आ रही है ना बात। उसके अलावा राइट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 4H2O। उसके अलावा डेल्टा H को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 286 को मल्टीप्लाई किया 4 से। जब 286 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -1144 किलो जूल पर मोल। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपने यहां पे इक्वेशन नंबर 3 को एडजस्ट कर दिया। अब आप आखिर में इक्वेशन 4 को एडजस्ट करेंगे। अगर आप चेक करें इक्वेशन नंबर 4 में और इक्वेशन नंबर 1 में कॉमन वेरिएबल कौन है, तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि इक्वेशन नंबर 4 में और इक्वेशन नंबर 1 में जो कॉमन वेरिएबल आ रहा है वो है C3H8। इस कंपाउंड को प्रोपेन कहते हैं, C3H8 कॉमन है। अब आप इसके कोफिशिएंट की एडजस्टमेंट करेंगे और साथ में इसके साइड की एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप कोफिशिएंट चेक करें तो इक्वेशन नंबर 4 में प्रोपेन का कोफिशिएंट है 1, इक्वेशन नंबर 1 में प्रोपेन का कोफिशिएंट है 1, दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो इसलिए किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात यहां पे क्या है बच्चों, कि साइड की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इक्वेशन 4 में ये प्रोपेन एरो की लेफ्ट पर आ रहा है, इक्वेशन 1 में ये प्रोपेन एरो की राइट पर आ रहा है, यानी ये एरो की ऑपोजिट साइड पर आ रहा है। तो जब ये एरो की ऑपोजिट साइड पर आएगा तो उस कंडीशन में इसकी साइड को रिवर्स किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो किसी से नहीं होगा लेकिन रिवर्स होगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा कि रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 4
इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 को हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब हम इसको यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो राइट साइड लेफ्ट पे आएगी, लेफ्ट साइड राइट पर आएगी, और डेल्टा एच का साइन जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि राइट साइड पे 3CO2 है और साथ में 4H2O है, ये लेफ्ट पर आएगा। लेफ्ट साइड पर C3H8 है और साथ में 5O2 है, ये राइट पर आएगा, ठीक है। डेल्टा एच जो होगा वो -2200 है, तो वो +2200 किलो जूल पर मोल यहां पर होगा। सही हो गया, ये आपके पास जो है इसकी एडजस्टमेंट बन गई। अब उसके बाद आखिरी जो स्टेप हम यहां पे कर रहे हैं, वो आखिरी स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है कि इन तमाम इक्वेशंस को हमने यहां पे ऐड करना है, एडिंग अबव इक्वेशंस। जब हम इन तमाम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जो ऑपोजिट साइड पर आ रहे होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो सेम साइड पर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो बच जाएगा वो लिखा जाएगा। तो इसलिए अब देखें हो क्या रहा है, ध्यान से देखें। पहले देखते हैं कैंसिल कौन यहां पर हो रहा है। पहली इक्वेशन में 3CO2 राइट पर है और तीसरी इक्वेशन में 3CO2 लेफ्ट पर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में 4H2O राइट पर है और यहां पे 4H2O लेफ्ट पर है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ऑक्सीजन लेफ्ट पर है, एक में 3 ऑक्सीजन है, एक में 2 ऑक्सीजन है, ये टोटल होते हैं 5 ऑक्सीजन, और इक्वेशन 3 में 5 ऑक्सीजन राइट पर है, तो 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, मजीद कुछ और कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब जो बच गया वो हम यहां पे लिख देते हैं। इनको कैंसिल आउट करने के बाद जो चीज यहां पे बच रही है वो क्या चीज है जी? अगर आप सही से इसको ऑब्जर्व कीजिए तो आपके पास जो चीज यहां पे बच रही है उसमें है 3C, ठीक है। उसके बाद क्या है 4H2, इसके अलावा लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं बच रहा, ऐसा ही है। राइट साइड पे अगर आप आ जाइए तो राइट साइड पे सिर्फ बच रहा है C3H8, बाकी सब कैंसिल हो गया। और डेल्टा H को आपने यहां पे इसी तरह से ऐड करना है। अब डेल्टा H किस तरह से था, 1182 था माइनस का, और इसी तरह से 1144 था माइनस का, और इसी तरह से 2200 था, यानी 1182 माइनस का, और उसी तरह से 1144, मैं जरा यहाँ पे एडिशन कर रहा हूं कैलकुलेटर पे, और प्लस का 2200 था। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो रख के सॉल्व करने पे डेल्टा H आ जाएगा -126 किलो जूल पर मोल, ये यहां पर इसकी एक फाइनल वैल्यू आई। अब अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि ये जो लास्ट वाली इक्वेशन हमारे पास बन रही है, ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इक्वेशन नंबर 1 थी, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ऑब्जर्व कीजिए उसी तरह से है। तो अब ये यहां पे रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसी है, तो इसलिए इसका जो डेल्टा H यहां पर आ रहा है -126, ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा HF को, यानी ये जो डेल्टा H आ रहा होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको आपने इसी तरह से छोड़ देना है। ये पूरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। 4 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है, इस तरीके से आपने करना है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो पेपर में कभी 4 इक्वेशंस वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे ही आपके सामने। पेपर में कभी 3 इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक वो एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। लेकिन बहरहाल मेथड यही है सॉल्व करने का, तो आपको तरीकेकार पता होना चाहिए कि काम किस तरह से होगा। बात समझ में आ रही है सबको? एक क्वेश्चन और हम पास पेपर का ले लेते हैं, ये भी पास पेपर का ही था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद घर में जरूर आप लोग जो है ना वो इसको ट्राई कीजिएगा। मैं एक 3 इक्वेशंस वाला क्वेश्चन पकड़ लेता हूं ताकि वो आपको मैं करवा सकूं, आपकी समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। ठीक है बच्चों, चले जी, एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका तरीकाकार देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में जो फर्क है वो फर्क सिर्फ इस बात का है कि वहां पे टोटल 4 इक्वेशंस हैं, यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशंस हैं। बस इस बात का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं है। मेथड वही है सॉल्व करने का, और इसमें क्योंकि इक्वेशंस कम है तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा मसला नहीं आता। मसला खैर उसमें भी तो नहीं आता, लेकिन ये के बहरहाल ये इस तरीके से है।
तो उसको करते हैं, इसका तरीकाकार आप सब लोग देख लें कि क्या होगा, किस तरह से होगा। अगेन मेथड वही कि भाई आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं बेटा। पहली इक्वेशन में डेल्टा एच फाइंड करना है, बाकी इक्वेशंस में डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आपने जो 2 गिवन इक्वेशंस हैं उनकी एडजस्टमेंट करते हुए डेल्टा एच फाइंड करना है। अच्छा, अब किस तरीके से उसको फाइंड किया जाएगा, तरीका समझें। बारी बारी इक्वेशन को एडजस्ट करना है, कोफिशिएंट के हिसाब से भी और साइड के हिसाब से भी। अगर आप इक्वेशन को एडजस्ट करें, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को किया जाएगा एडजस्ट। आप ये देखें इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो अगर आप चेक करें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में कॉमन वेरिएबल आपको नजर आएगा मैग्नीशियम। अब जब आपने कॉमन वेरिएबल ढूंढ लिया तो आप इसका कोफिशिएंट और साइड एडजस्ट करेंगे। कोफिशिएंट यहां पर भी 3 है और ऊपर भी 3 है, कोफिशिएंट सेम है। साइड मैग्नीशियम एरो की लेफ्ट साइड पर है, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 3 में भी साइड भी सेम है। तो कोफिशिएंट भी सेम है और साइड भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये अनचेंज एज इट इज जो है वो लिखा जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि नो चेंज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एज इट इज हमने लिख दी क्योंकि कोफिशिएंट साइड सब एडजस्टेड है इस वजह से। तो इक्वेशन 2 लिखी मैंने 3mg प्लस 2NH3 और उसके आगे Mg3N2 प्लस 3H2 और उसके आगे डेल्टा H इज इक्वल टू -37 किलो जूल पर मोल। ये इस तरीके से हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 की एडजस्टमेंट आ गई बेटा। अब आप इक्वेशन 3 के एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, आपने ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 1 जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है, उन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है आपने ये देखना है। इक्वेशन 3 में नाइट्रोजन है, इक्वेशन 1 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कॉमन है। अच्छा, अब आपने कोफिशिएंट की एडजस्टमेंट करनी है और साइड की एडजस्टमेंट करनी है। अगर कोफिशिएंट की एडजस्टमेंट चेक करें तो यहां पे नाइट्रोजन का कोफिशिएंट हाफ है और यहां पे नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है। इस हाफ को उस 1 में कन्वर्ट करना है। तो उस 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस हाफ को खत्म करके इसकी जगह पे 1 लाना है, इस जगह पे। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले 2 को कैंसिल करेंगे। नीचे वाले 2 को कैंसिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इस तरह नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 नाइट्रोजन जैसा ये हो जाएगा। तो कोफिशिएंट तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। उसके साथ साइड एडजस्ट करनी है। अब साइड कैसे एडजस्ट करनी है, यहां पे नाइट्रोजन एरो की लेफ्ट साइड पर है और वहां पर भी नाइट्रोजन एरो की लेफ्ट साइड पर है। तो अगेन नाइट्रोजन एरो की सेम साइड पर है। तो जब सेम साइड पर ये होगा तो साइड एडजस्ट हुई भी है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है साइड को। तो इसलिए जस्ट ये इक्वेशन 3 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट डेल्टा H सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लायर वाला 2 डिवाइड वाले 2 को कैंसिल कर देगा और सिर्फ यहां पर रह जाएगा नाइट्रोजन। इसी तरह यहां पे मल्टीप्लायर वाला 2 डिवाइड वाले 2 को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर रह जाएगा 3H2। राइट साइड पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2NH3 आ गया। इसी तरीके से जो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास है वो है -46। तो 46 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -92 आएगा। तो -92 किलो जूल पर मोल ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। सही जी, -92 किलो जूल पर मोल हो गया ये। अच्छा, उसके बाद आखिर में क्या करना है, जब दोनों इक्वेशन एडजस्ट कर लिया आपने तो बस लास्ट स्टेप हमेशा ये होगा, यू हैव टू ऐड दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो एडिंग अबव इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को अब हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो वही वाली बात है, जो कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख दिया, इस तरह से करना है। तो जब हमने ऐड किया तो ऐड करने पे कैंसिल क्या हो रहा है पहले तो वो देख लेते हैं एक नजर। कैंसिल जो हो रहा है वो 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन कैंसिल हो रहा है
और 2 अमोनिया से 2 अमोनिया कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो चीज बच रही है वो बच रही है 3 मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, राइट साइड पे बच रहा है Mg3N2 और उसके आगे फिर डेल्टा H है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 92 और 37 इन दोनों को प्लस कर लें। जब प्लस करेंगे तो डेल्टा H 129 आएगा, साइन बढ़ेगा आएगा यानी कि नेगेटिव साइन आएगा, तो 129 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करें ये जो फाइनल इक्वेशन बन रही है ये इक्वेशन एज इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसी बन रही है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग ये, यानी इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें और रिक्वायर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, दोनों एक जैसे। तो जब ये इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसी बन जाए तो उसका मतलब डेल्टा H इसके डेल्टा H को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका ये मतलब होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हैं जो कभी 2 इक्वेशंस और कभी 3 इक्वेशंस की फॉर्म में आते हैं। तो आपने इसको करना है, इसको ध्यान में रखना है और इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसलिए जरा प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। चलें बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज।